रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ? आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है, जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। हे भगवान, इस धरती पर गरीब को रहने की कोई जगह है या नहीं? एक तरफ ये ठंड और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। ये कैसा जादू है? बाहर कितनी ठंड है और यहाँ गर्मी लग रही है। बहन जी, गाड़ी में हीटर चल रहा है, इस वजह से बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। रेशमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयर टेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें काम देने के लिए। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें, लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं।
ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां, पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नर्म, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? क्यों खड़ी है? माँ, भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा, किचन में जा और खाना रखा है, उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया।
रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा, आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहां पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से 1 बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है? ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी,
एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो आना जाएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या। अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना, पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी।
राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो। वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके
मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर 2 भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर
दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है। दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर, चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाए? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है। वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है। उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर, पापा, आप हमें बचाइए। अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना,
तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए शेर जी। नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना, इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो, इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है, मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए? हा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है। दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है। रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा दो जिगरी यार रहते थे। शहर से पढ़ाई करके जब वो रमेशपुरम आए तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरम में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा। गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी लोग इस गांव के उस श्राप से मुक्त नहीं हुए। वो पिछले जमींदारों की बात थी। उनके छल कपट से लोग आज भी यहाँ गर्मी से परेशान हैं। वही तो मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है इनके लिए। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक भुगतते रहेंगे? गांव की दुर्दशा देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके झुग्गी चाचा आ गए। आ गए तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो। जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा कि परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। और आप ये इतने सारे बर्तन लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले श्राप की वजह से
आज भी गांव में पानी की एक बूंद नहीं आती, इसलिए हम दूसरे गांव जाकर वहां पानी जमा करते हैं। जुग्गी चाचा अपने साथ उन्हें दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनवाकर रखवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। यह तो बहुत ही गंदा पानी है। इस पानी को आप सब पी रहे हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है कि इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लाचार हैं पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? मैं अपने रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा। उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुल देवी को खुश करने की बात सुनी, तो वो दोनों जप तप और कुल देवी को खुश करने के उपाय ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी ऊंची चोटी वाली कुलदेवी के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जप तप करने ऊंची चोटी के कुलदेवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग जप तप करना शुरू करते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मेरे आज के पूरे गांव वालों को मिल रही है। कृपा करे देवी, कृपा करे। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ पर कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे संपूर्ण गांव, प्रेम और अच्छे मन की वजह से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी मांगे तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक आशीर्वाद इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है। उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है। उन्हें खुश करने के लिए कोई तो उपाय बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की समस्या चली जाए। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ। इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुलदेवी ने बर्फ बनाने के उपाय उन्हें बता दिए थे। उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गांव वासी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। आज ही मेरे दूर का मित्र अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का उपयोग कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा, दोनों खुशी से पागल हो गए। कैसे हो जमींदार साहब? तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। अब आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे, तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर दिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल कैसे कुछ हो सकता है?
इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को घुमाएंगे और उन्हें खुश करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताई। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने इतना बड़ा बर्फ का एरोप्लेन बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इसमें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी। तुम जाकर सबको बुला कर लाओ। उनके साथ साथ मैं भी बर्फ के हवाई जहाज की सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बिठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितनी आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने। पूरा गांव अपने दुख भूलकर इस बर्फ के हवाई जहाज का आनंद ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में आनंद लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश? लगता है मेरे पुरखों को जो श्राप लगा था वो चला गया। हमारे गांव में वर्षा होने लगी। हमने कुल देवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से श्राप हट गया। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम गांव वाले हमेशा कर्जदार रहेंगे तुम्हारे। सही कहा दादी ने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरा गांव इस बात का जश्न मनाएगा अब। सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे, बारिश का आनंद लेने लगे और बर्फ की हवाई जहाज पहले के जैसी बन गई, जिसे देखकर एडवर्ड भी बड़ा खुश हुआ।